IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आइस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी क्लास एनसीईआरटी 12 चैप्टर नंबर 7 को देखेंगे, जिसपे क्षेत्रीय आकांक्षाएं ये चैप्टर का नाम है। इसमें हमें जम्मू कश्मीर की समस्या, पंजाब की समस्या और पूर्वोत्तर भारत की क्या समस्याएं थी जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, तब से लेकर वर्तमान में क्या क्या समस्याएं थी, इनको हमें देखना है। सिक्किम का कैसे विलय होता है इसके बारे में, और गोवा का विलय भारत में कैसे हुआ है, इन सब के बारे में बताया गया है। इन समस्याओं को मेंस में प्री में ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसको वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। 7वां चैप्टर है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। इसका मतलब यह हुआ कि भारत के अलग अलग राज्यों की क्या क्या आकांक्षाएं थी, उनकी क्या क्या महत्वाकांक्षाएं थी, और राज्यों में क्या क्या समस्याएं थी, इस चैप्टर में हमें देखना है। और कौन से अलग अलग राज्यों की मांग की गई है, ये भी हमें इसमें देखना है। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे क्षेत्र और राष्ट्र किसे कहते हैं। इसे हम कह सकते हैं क्षेत्रवाद और राष्ट्रवाद कह सकते हैं। तो याद रखना, जहाँ पे क्षेत्रीय भावना उत्पन्न होती है वो राष्ट्रवाद वहाँ कमजोर पड़ जाता है। इसको लेकर कई बार निबंध, ये क्वेश्चन निबंध में पूछा गया है, और कई बार ये मेंस में क्वेश्चन यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में, बीपीएससी में पूछा गया है, और निबंध के रूप में ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो क्षेत्र और राष्ट्र से जुड़े हुए चीजों को हम लोग देखते हैं, और यहीं से इसकी हम शुरुआत करते हैं। लिखा है 1980 के दशक को स्वतंत्रता की मांग के दशक के रूप में भी देखा जा सकता है। मतलब यह हुआ कि 1980 के दशक में बहुत सारे राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों की मांग होना शुरू हो गई थी। इस दौर में देश के कई हिस्सों से स्वतंत्रता की मांग उठी, और इसने संवैधानिक हदों को भी पार किया। मतलब ऐसे जगह पे ऐसा हुआ कि हिंसा भी वहां पे हुई और संवैधानिक चीजों को दरकिनार किया गया। इन आंदोलनों में शामिल लोगों ने अपनी मांग के पक्ष में हथियार उठाए। सरकार ने उनको दबाने के लिए जवाबी कार्रवाई की, और इस क्रम में राजनीतिक और चुनावी प्रक्रिया अवरुद्ध हुई है। जैसे एक उदाहरण ले सकते हैं, नक्सलवाद। आश्चर्य नहीं है कि स्वतंत्रता की मांग को लेकर चले अधिकतर संघर्ष लंबे समय तक जारी रहे, और इन संघर्षों पर विराम लगाने के लिए केंद्र सरकार को सुलह की बातचीत का रास्ता अख्तियार करना पड़ा। कहीं कहीं ऐसा हुआ कि सरकार को झुकना पड़ा और उनके साथ समझौता भी करना पड़ा, खास करके नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वहां पर समस्या थी। बातचीत की एक लंबी प्रक्रिया के बाद ही इन दोनों के बीच समझौता हो सका। बातचीत का लक्ष्य यह रखा गया कि विवाद के मुद्दे को संविधान के दायरे में रहकर निपटा लिया जाए। बहरहाल समझौते पर पहुंचने की यह यात्रा बड़ी दुर्लभ, और इसमें जो है जब तक हिंसा के स्वर भी उभरते रहे, समझौता भी हुआ लेकिन लगातार संघर्ष होते रहे, खासकर नॉर्थ ईस्ट में, जैसे उग्रवाद है, नक्सलवाद हो गया। ठीक है, अब आते हैं इसमें भारत सरकार का नजरिया क्या है। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया और भारत के संविधान के बारे में पढ़ते हुए विविधता के एक बुनियादी सिद्धांत की चर्चा हमारी नजरों से बार बार गुजरती है। क्या है? भारत में विभिन्न क्षेत्र और भाषाई समूहों को अपनी संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा। यह हमारे संविधान में कहा गया है कि अपनी क्षेत्र और अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार दिया गया है। हमने एकता की भावधारा से बंधे एक ऐसे सामाजिक जीवन के निर्माण का निर्णय लिया था जिसमें इस समाज को आकार देने वाली तमाम संस्कृतियों की विशिष्टता बनी रही। भारतीय राष्ट्रवाद ने एकता और विविधता के बीच संतुलन साधने की कोशिश की। राष्ट्र का मतलब यह नहीं है कि क्षेत्र को नकार दिया जाए। ठीक है, हम राष्ट्र का निर्माण करेंगे, लेकिन हम क्षेत्रीय मुद्दों को, क्षेत्रीय समस्याओं को हम नकार नहीं कर सकते हैं। अगर क्षेत्रीय समस्याओं को हम दरकिनार करेंगे तो वही क्षेत्रीय समस्याएं बाद में बड़ी हो जाती हैं, और जो राष्ट्र के लिए खतरा हो जाता है। इस अर्थ में भारत का नजरिया यूरोप के कई देशों से अलग रहा, जहां सांस्कृतिक जो है विभिन्नता को राष्ट्र की एकता के लिए खतरे के रूप में देखा गया है। तो जो क्षेत्रीय जो सांस्कृतिक विभिन्नता होती है वो बहुत सारे राष्ट्रों के लिए क्या है, खतरा है, लेकिन हमारे लिए वो खतरा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ विविधता बहुत ज्यादा है। और यूरोप में विविधता होने के बावजूद वहां देखा गया तो वहां पर बहुत ज्यादा क्षेत्रीय रूप से जो है आपस में बहुत ज्यादा संघर्ष होता है। ठीक है, तो हमारे देश के सांस्कृतिक विविधता तो एक जो है क्या है, एक जो है वरदान है, लेकिन
यूरोप पे ये क्या है, एक अभिशाप है, ये हमें समझना होगा। ठीक है, भारत ने विविधता के सवाल पर लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाया। लोकतंत्र में क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति की अनुमति है और लोकतंत्र क्षेत्रीयता को राष्ट्र विरोधी नहीं मानता है। हमारे यहाँ जो क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं उनको हम सुलझा लेते हैं, उसे हम राष्ट्र विरोधी नहीं मानते हैं, लेकिन अन्य दुनिया के अन्य देशों में ऐसा होता है। इसके अतिरिक्त लोकतांत्रिक राजनीति में इस बात के पूरे अवसर होते हैं कि विभिन्न दल और समूह क्षेत्रीय पहचान, आकांक्षा अथवा किसी खास क्षेत्रीय समस्या को आधार बनाकर लोगों की भावनाओं को नुमाइंदगी करें। इस तरह लोकतांत्रिक राजनीति की प्रक्रिया में क्षेत्रीय आकांक्षाएं और बलवती होती हैं। साथ ही लोकतांत्रिक राजनीति का अर्थ यह भी है कि क्षेत्रीय मुद्दों और समस्याओं पर नीति निर्माण की प्रक्रिया में समुचित ध्यान दिया जाएगा और उनमें भागीदारी दी जाएगी। तो क्षेत्रीय मुद्दे हमारे देश में बहुत ज़्यादा हैं और उन्हीं को इस लेसन में बहुत अच्छे से बताया गया है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो और चाहे भारत का कोई अन्य क्षेत्र हो। हमें उसी चीज़ को यहाँ पर बहुत डिटेल में एक चीज़ को समझाने का प्रयास इस एनसीईआरटी में किया गया है। लिखा है, ऐसी व्यवस्था में कभी कभी तनाव या परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि राष्ट्रीय एकता के सरोकार क्षेत्रीय आकांक्षाओं और जरूरतों पर भारी पड़ जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि राष्ट्रीय एकता के बदले क्षेत्रीय आकांक्षाएं और जरूरतें ज्यादा भारी पड़ जाती हैं और वह देश के लिए खतरा भी हो सकता है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्षेत्रीय सरोकार के कारण राष्ट्र की बृहत्तम आवश्यकताओं की आंखें मूंद ली हो। जो राष्ट्र चाहते हैं कि विविधता का सम्मान हो, साथ ही राष्ट्र की एकता भी बनी रहे, वहां क्षेत्रों की ताकत, उनके अधिकार और अलग अस्तित्व के मामले पर राजनीतिक संघर्ष का होना एक आम बात है। ये बिल्कुल सत्य है कि अगर देश में अगर राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना है तो क्षेत्रीय मुद्दे आते हैं, क्षेत्रीय ताकतें उभरती हैं, अपने अधिकारों की मांग करती हैं, अलग अलग राज्यों की मांग होती है। तो ऐसे में ये राजनीतिक संघर्ष होना स्वाभाविक है, इसमें कुछ नई बात नहीं है और ये चुनौती भी होती है एक राष्ट्र के लिए। ठीक है, अब आते हैं तनाव के दायरे क्या हैं। ठीक है, तो लिखा है, आपने पहले अध्याय में पढ़ा था कि आजादी के तुरंत बाद हमारे देश को विभाजन, विस्थापन, देशी रियासतों के विलय और राज्यों के पुनर्गठन जैसे कठिन मसलों से जूझना पड़ा था। जो हम पहला लेसन हमने पढ़ाया था इस चैप्टर का, इस बुक का, उसमें जो पहला चैप्टर था उसमें 4 चीजें पढ़ाई गई थी। देश का विभाजन, एक विस्थापन हुआ था उसको बताया गया था, रियासतों का जो विलय किया गया था एक समस्या ये थी, और राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। तो पहले चैप्टर में 4 समस्याओं को, 4 चीजों को कवर किया गया था कि हमारे देश में ये एक बहुत बड़ा चुनौती के रूप में इसको देखा गया था। देश और विदेश के अनेक पर्यवेक्षकों का अनुमान था कि भारत एकीकृत राष्ट्र के रूप में ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि ये समस्याएं बहुत ज्यादा थी। आजादी के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर का मसला सामने आया। यह सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का मामला नहीं था, कश्मीर घाटी के लोगों की राजनीतिक आकांक्षाओं का सवाल भी इससे जुड़ा हुआ था। मतलब केवल भारत पाकिस्तान का मामला नहीं था, ये जम्मू कश्मीर में जो लोग रहते हैं उनकी भावनाओं से भी ये मामला जुड़ा हुआ था। कश्मीर घाटी के लोगों की राजनीतिक आकांक्षाओं का सवाल भी इससे जुड़ा हुआ था। ठीक इसी तरह पूर्वोत्तर के कुछ भागों में भारत का अंग होने के मसले पर सहमति नहीं थी। मतलब ऐसे भारत के बहुत सारे क्षेत्र थे पूर्वोत्तर में, जैसे आपका हो गया मणिपुर, हो गया नागालैंड, हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, जो भारत का अंग होने का मसले पर सहमति नहीं थी। पहले नागालैंड में और फिर मिजोरम में भारत से अलग होने की मांग करते हुए जोरदार आंदोलन चले। तो नागालैंड और मिजोरम भारत से अलग होने के लिए आंदोलन छेड़ दिया पूर्वोत्तर देश क्षेत्र में। दक्षिण भारत में भी द्रविड़ आंदोलन से जुड़े हुए कुछ समूहों ने एक समय एक अलग राष्ट्र की मांग कर दी थी कि जो दक्षिण के क्षेत्र हैं, जो द्रविड़ आंदोलन था उसमें यह कहा गया कि हमें एक अलग देश चाहिए, हम भारत में हिंदी धर्म को, जो हिंदी भाषा है उसको हम लागू करने के खिलाफ है, और उसको लेकर के आंदोलन छिड़ गया। अब आप आगे देखेंगे भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग समस्याएं, और सब अलग अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। जैसे लिखा है, अलगाववाद के इन आंदोलनों के अतिरिक्त देश में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग करते हुए जन आंदोलन चले। मौजूदा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात ऐसे ही आंदोलन वाले राज्य हैं। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों, खासकर तमिलनाडु में हिंदी को राजभाषा बनाने के खिलाफ विरोध आंदोलन चला। 1950 के दशक के उत्तरार्ध में से पंजाबी भाषी लोगों ने अपने लिए एक अलग राज्य बनाने की आवाज उठानी शुरू कर दी। बाद में उनको पंजाब अलग किया गया, हरियाणा अलग किया गया। ठीक है,
उनकी मांग आखिरकार मान ली गई और 1966 में पंजाब और हरियाणा नाम से राज्य बनाए गए। ठीक है, ये भी जो है भाषा के आधार पे हुआ। बाद में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड का गठन हुआ। कहा जाता है कि विविधता की चुनौती से निपटने के लिए देश की अंदरूनी सीमा रेखाओं का पुनर्निर्धारण किया गया है। किसके लिए? विविधताओं को जो है चुनौती देने के लिए, विविधताओं को बनाने रखने के लिए इन राज्यों की मांगों के आधार पर राज्यों गठन किया गया है और आगे भी बहुत सारे राज्यों की मांग की जा रही है। लिखा है, बहरहाल इन प्रयासों का मतलब यह नहीं था कि हर परेशानी का हमेशा के लिए हल निकल आए। कश्मीर और नागालैंड जैसे कुछ क्षेत्रों में चुनौतियां इतनी विकट और जटिल थीं कि राष्ट्र निर्माण के पहले दौर में इनका समाधान नहीं किया जा सका। ठीक है, पर प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा थी वहां पे। इसके अतिरिक्त पंजाब, असम, मिजोरम में नई चुनौतियां उभरी। आइए हम इन जो है मामलों पर तनिक विस्तार से बात करें और इसके साथ साथ राष्ट्र निर्माण के क्रम में पेश आई कुछ पुरानी कठिनाइयों और उनके उदाहरणों को याद करने की कोशिश करें। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा मेंस में पूछा जाता है। ठीक है, कि हमारे राष्ट्र के निर्माण में क्या क्या चुनौतियां आई हैं, उनको हमें लिखना पड़ता है। ठीक है, ऐसे मामलों में मिली सफलता या विफलता सिर्फ अतीत के अध्ययन के लिए एक जरूरी प्रस्थान बिंदु नहीं, बल्कि भारत के भविष्य को समझने के लिए भी एक जरूरी सबक है। इसीलिए इस चैप्टर को जाना जरूरी है इसलिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से मेंस में सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, लद्दाख को अलग किया गया। तो आप पहले इस मैप के माध्यम से समझिएगा। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों पहले एक राज्य थे और जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य था। लेकिन याद रखना, इसे जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। यहाँ की समस्याओं को देखते हुए 370 आर्टिकल को हटाया गया था। अब ये पूरा क्षेत्र आपका जम्मू कश्मीर है, जो येलो कलर का दिख रहा है। ठीक है, और जो ये वाला क्षेत्र है ये आपका पूरा लद्दाख है। तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश इतना बड़ा है। अब लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की सीमा चीन से और आपका अफगानिस्तान से और पाकिस्तान तीनों से लगती हैं। लेकिन अफगानिस्तान की जो आपकी सीमा क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर की सीमा है, ये केवल पाकिस्तान से लगती है और अफगानिस्तान से, चीन से अब नहीं लगती है। एक सवाल तो आपको समझना होगा। दूसरा, ये दोनों केंद्र शासित जब प्रदेश बनाए गए, अभी हाल में पहले लद्दाख में केवल 2 जिले थे। आप देख सकते हैं, एक जिला है लेह और एक जिला है आपका कारगिल। लेकिन लद्दाख में 2 जिले के अलावा जो है 5 जिले और बना दिए गए। अब जरा इस मैप को देखिएगा तो 5 जिले कौन कौन से हैं? नुब्रा है, जास्कर है, साम है, द्रास है और चांगथांग है। ये इतने जिले नए बनाए गए। ठीक है, वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए, वहाँ के लोगों के अधिकारों की मांग जो की गई थी, उस आधार पर यह काम किया गया है। तो जम्मू कश्मीर में आज जो है कितने जिले हैं वो अलग है और लद्दाख में टोटल 7 जिले हैं वो अलग है। आप सबको यहाँ पर देख सकते हैं। और जो ये वाला क्षेत्र है ये आपका पाक अधिकृत कश्मीर का क्षेत्र है। लेकिन चूंकि हमारा इस पर अधिकार है, हम इस पर अपना अधिकार मानते हैं, इसलिए हम अपने मैप पे पूरा इसको दिखाते हैं। ठीक है, तो याद रखना, यहाँ की जो सीटें होती हैं वो विधानसभा में छोड़ दी गई हैं जम्मू कश्मीर में, कि भविष्य में अगर इस पर कभी हमारा कब्जा जब होगा पुनः, तो हम यहाँ पे चुनाव कराएंगे विधानसभा का और उन सीटों को भरेंगे भी। तो 24 सीटें छोड़ी गई हैं, ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और जम्मू कश्मीर के बारे में हम डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। लिखा है, आपने जैसा कि जो है अपने गत वर्ष पढ़ा है कि जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष दर्जा दिया गया था, परंतु इसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर को हिंसा, सीमा पार का आतंकवाद और राजनीतिक अस्थिरता झेलनी पड़ी और इसके आंतरिक और बाहरी प्रभाव भी सामने आई। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप लोग भी मारे गए, जिसमें निर्दोष नागरिक, सुरक्षाकर्मी, उग्रवादी शामिल थे। इसके अलावा कश्मीर घाटी के बड़े पैमाने पर कश्मीरी पंडितों का पलायन भी हुआ है। ठीक है, ऐसी स्थिति में जम्मू कश्मीर 3 सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों जम्मू कश्मीर और लद्दाख से बना हुआ है। तो पहले आपको दोबारा मैं मैप समझा देता हूं। जो आपका ये वाला क्षेत्र है, पहले जब जम्मू कश्मीर था वो उसमें याद रखना 3 क्षेत्र थे। एक तो आपका लद्दाख का क्षेत्र था, एक आपका कश्मीर घाटी का क्षेत्र था और एक आपका जम्मू का क्षेत्र था। तो 3 क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर बटा हुआ था। ठीक है, आगे लिखा है, जो जम्मू क्षेत्र को की छोटी पहाड़ियां और मैदानी भाग हैं, इसमें मुख्य रूप से हिंदू रहते हैं। तो जो जम्मू वाला क्षेत्र है वहां पे कौन रहते हैं? हिंदू रहते हैं। मुसलमान, सिख और अन्य मतों के लोग भी रहते हैं। कश्मीर क्षेत्र में मुख्य रूप से कश्मीर घाटी है और यहाँ कौन रहते हैं? तो यहाँ पे केवल मुस्लिम रहते हैं। ठीक है, तो आपका जो ये वाला क्षेत्र है
ये घाटी, इसे हम घाटी का क्षेत्र कहते हैं, कश्मीर वाला क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में कौन रहते हैं, तो अधिकांश जो है वहां पर जो है कश्मीरी मुस्लिम रहते हैं, और शेष हिंदू, सिख, बौद्ध और अन्य भी हैं या कम मात्रा में है। जो लद्दाख वाला क्षेत्र है, लद्दाख मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्र है और इसकी जनसंख्या बहुत कम है। इसमें जो है लगभग बराबर संख्या में बौद्ध और मुसलमान रहते हैं। किस क्षेत्र में, लद्दाख के क्षेत्र में। तो जो जम्मू वाला क्षेत्र है वहां पे हिंदू बहुल है, जो आपका कश्मीर वाला क्षेत्र है वहां पे मुस्लिम बहुल है, और जो आपका लद्दाख वाला क्षेत्र है वहां पर बौद्ध बहुल है। अब एक ही राज्य में 3 अलग अलग विविधता आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं जम्मू कश्मीर में समस्या की जड़ कहाँ से शुरू होती है। ये चीज़ समझना बहुत जरूरी है। अगर हम जम्मू कश्मीर की समस्या को नहीं समझेंगे तो हम आगे ना तो हम प्री में और ना ही मेंस में, हम ना ही इंटरव्यू में इसके बारे में बता सकते हैं। और इंटरव्यू में यहाँ से क्वेश्चन हमेशा अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वर्तमान समस्याओं को जोड़ के पूछा जाता है। इसलिए हमें इन सब चीज़ों के बारे में हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो जम्मू कश्मीर की समस्या की जड़ें कहाँ से शुरू हुई हैं, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। लिखा है 1947 से पहले जम्मू कश्मीर जो है एक राजसी रियासत थी। इसके शासक महाराजा हरि सिंह भारत या पाकिस्तान में शामिल होना नहीं चाहते थे। अच्छा, हरि सिंह भारत या पाकिस्तान में शामिल क्यों होना नहीं चाहते थे? ये एक हिंदू थे जबकि जनता यहाँ की अधिकांश मुस्लिम थी। हरि सिंह को डर ये था कि अगर भारत में हम शामिल हो जाएंगे तो भारत एक लोकतांत्रिक देश बनेगा, तो लोकतंत्र में हमारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। और अगर हम पाकिस्तान में शामिल हो जाएंगे तो मुस्लिम देश है, हाँ हम हिंदू हैं, तो हमारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। इसलिए स्वतंत्र रहने का निर्णय किसने लिया था? हरि सिंह ने। इनके पास ये समस्या थी, बल्कि अपनी रियासत के लिए स्वतंत्र दर्जा चाहते थे। इसीलिए स्वतंत्र दर्जा चाहते थे क्योंकि पाकिस्तान और भारत दोनों जगह इनके लिए समस्या थी। पाकिस्तानी नेताओं ने सोचा कि कश्मीर क्षेत्र पाकिस्तान का हिस्सा है क्योंकि रियासत की अधिकांश आबादी मुस्लिम थी, परंतु उस रियासत के लोगों ने जो है इसे यह इस तरह से नहीं देखा। उन्होंने सोचा कि सबसे पहले वे कश्मीरी हैं, क्षेत्रीय जो है अभिलाषा का यह मुद्दा कश्मीरियत कहलाता है। राज्य में नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में चलाया गया लोकप्रिय आंदोलन महाराजा ने जो है छुटकारा पाना चाहता था। साथ ही पाकिस्तान में शामिल होने की विरुद्ध था। कौन? नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं चाहता था कि हम पाकिस्तान में शामिल हों, ठीक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक धर्मनिरपेक्ष संगठन था और इसका कांग्रेस के साथ लंबे समय से संबंध था। शेख अब्दुल्ला नेहरू सहित कुछ राष्ट्रवादी नेताओं के व्यक्तिगत मित्र भी थे। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए अपनी तरफ से कबीलाई घुसपैठिए भेजे। इसने महाराजा को भारतीय सैनिक सहायता लेने के लिए बाध्य किया और भारत ने सैनिक सहायता दी और कश्मीर घाटी से घुसपैठ को वापस खदेड़ दिया। और जो है ये क्या कहते हैं, कश्मीर को विलय पत्र के हस्ताक्षर के आधार पर भारत का अभिन्न बना लिया गया। परंतु यह तभी हुआ जब महाराजा ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। तो पहले महाराजा ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, तब भारतीय सेना कश्मीर को बचाने के लिए यहाँ से गई और कश्मीर में को वहां पर घुसपैठियों से बचाया भी। तो पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुआ तो क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कश्मीर को कैसे भारत के में मिलाया गया, तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा मिलाया गया। तो इस चीज को हमें यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। परंतु चूंकि पाकिस्तान ने राज्य के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण जारी रखा, इसलिए मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाया गया, जिसने जो दिनांक 21 अप्रैल 1948 के अपने प्रस्ताव में मामले को निपटाने के लिए एक 3 चरणों वाली प्रक्रिया की अनुशंसा की। पहला, पाकिस्तान को अपने वे सारे नागरिक वापस बुलाने थे जो कश्मीर में घुस गए थे, जो घुसपैठिए थे, किस समझौते के तहत, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में किया गया। दूसरा, भारत को धीरे धीरे अपनी फौज कम करनी थी ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। और तीसरा काम क्या करना था, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से जनमत संग्रह कराया जाना था। कहां पर? जम्मू कश्मीर में। परंतु इस प्रस्ताव के अंतर्गत कोई प्रगति ना हो सकी। किस मामले में? जनमत संग्रह मामले में, क्योंकि जनमत संग्रह कराने के लिए भारत तैयार नहीं है। और भारत का कहना यह है कि जब मैं लोकसभा का चुनाव कराता हूं, विधानसभा चुनाव कराता हूं, पंचायत चुनाव कराता हूं, तो वहां जनता हमारे संविधान में विश्वास करके हमें वोट देती है, इसलिए जनमत संग्रह की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पाकिस्तान हमेशा मांग करता है कि जनमत संग्रह होना चाहिए, परंतु इस प्रस्ताव के अंतर्गत कोई प्रगति ना हो सकी। इसी बीच मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री बन गए, जबकि भारत अनुच्छेद 370 के अंतर्गत उसे अस्थायी स्वायत्तता देने के लिए सहमत हो गया। कुछ स्वायत्तता दी गई जम्मू कश्मीर को, किसके तहत? अनुच्छेद 370 के तहत, लेकिन बाद में इसका गलत इस्तेमाल किया गया।
उस समय राज्य में सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री कहलाता था। तो याद रखना, उस समय जो कश्मीर का जो मुखिया होता था उसे प्रधानमंत्री कहते थे, ये भी बात याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ थोड़ा देख लेते हैं कि जो है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला कौन है। तो याद रखना, जम्मू कश्मीर के नेता थे, जम्मू कश्मीर की स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता के समर्थक थे। राजशाही के खिलाफ जन आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया था। किसके खिलाफ? हरि सिंह के खिलाफ। धर्मनिरपेक्षता के आधार पर पाकिस्तान का इन्होंने विरोध किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भारत में विलय के बाद जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री बने 1947 में। भारत सरकार द्वारा बर्खास्तगी और कारावास इनको किया गया 53 से लेकर 64 तक। पुनः कारावास से जो है निकले जो है, और 74 में इंदिरा गांधी के साथ समझौता हुआ और राज्य के मुख्यमंत्री पद पर जो है अरुण हुए। इनको मतलब बनाया गया, मुख्यमंत्री बनाया गया था। किसको? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को। ठीक है, आज इन्हीं के पौत्र जो है, जो अब्दुल्ला जो बने हैं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, वो इन्हीं के पौत्र हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाहरी और आंतरिक झगड़े, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या था? तब से जम्मू कश्मीर की राजनीति बाहरी और आंतरिक दोनों कारणों से विवादास्पद और द्वंद्वपूर्ण बनी रही। तो बाहरी कारण और आंतरिक कारण दोनों की वजह से जम्मू कश्मीर समस्याएं बनी रही। बाहर से पाकिस्तान ने सदा दावा किया कि कश्मीर घाटी पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। जैसा हमने ऊपर जाना कि पाकिस्तान ने 1947 में राज्य में कबीलाई हमला करवाया था, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य का एक हिस्सा जो है पाकिस्तानी नियंत्रण में आ गया। तो जो आपका मैंने अभी दिखाया था वो जो है पाकिस्तान नियंत्रण में चला गया। हालांकि यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जम्मू कश्मीर पीओके भारतीय क्षेत्र है, जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। ठीक है, सबको पता होगा। 1947 से कश्मीर का मामला भारत और पाकिस्तान के बीच द्वंद्व का एक प्रमुख मुद्दा बना रहा है। तो भारत पाकिस्तान के बीच में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो कश्मीर को लेकर के ही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आंतरिक रूप से जो आंतरिक समस्या है उसको देखते हैं। तो आंतरिक रूप से भारतीय संघ में कश्मीर के दर्जे के बारे में विवाद है। आपने गत वर्ष भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार में अनुच्छेद 370 और 71 के अंतर्गत विशेष प्रावधानों के बारे में पढ़ा है। तो याद रखना, 370 कश्मीर के लिए था और 371 में भारत के कुछ अन्य राज्यों को भी प्रावधान किया गया है, उनको विशेष काम, विशेष अधिकार कुछ दिए गए हैं। इस विशेष दर्जे ने दो विपरीत प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया। जम्मू कश्मीर के बाहर लोगों का एक वर्ग है जो विश्वास करता है कि अनुच्छेद 370 द्वारा प्रदत्त राज्य का विशेष दर्जा राज्य को भारत से पूर्ण रूप से एकीकृत नहीं होने देता है। ठीक है, ये कुछ लोगों का कहना ये है। ठीक है, इस वर्ग को लगा कि अनुच्छेद 370 को रद्द कर देना चाहिए और जम्मू कश्मीर को भारत के किसी भी अन्य राज्य की तरह माना जाना चाहिए। कुछ लोगों का ये तर्क था। कुछ लोगों का तर्क था जो दूसरा वर्ग है वो क्या कहता है कि अधिकांश कश्मीरियों का मानना है कि अनुच्छेद 370 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता पर्याप्त नहीं है। उनकी कम से कम 3 मुख्य शिकायतें थी। पहली यह कि कबीलाई हमले से उत्पन्न परिस्थिति के सामान्य होने पर विलय मामला राज्य के लोगों को विचार करने के लिए देने का जो है वायदा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मतलब कहना यह था कि राज्य का जो विलय किया गया कश्मीर का, वो जनमत संग्रह के आधार पर क्यों नहीं किया गया। ठीक है, इससे जनमत संग्रह की मांग उठी। दूसरा, यह अनुभव किया जा रहा था कि अनुच्छेद 370 द्वारा दिया गया विशेष संघीय दर्जा व्यवहारिक रूप से कम कर दिया गया है। इससे स्वतंत्रता को बहाल करने पर अधिक राज्य स्वतंत्रता की मांग उठी कि जम्मू कश्मीर को और स्वतंत्रता दी जाए। तीसरा, यह अनुभव किया गया कि जिस प्रकार का लोकतंत्र शेष भारत में है वैसा जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं किया गया है। यह भी एक तरह की मांग थी जम्मू कश्मीर के लोगों की। तो 2 वर्ग था, दोनों अलग अलग उनके तर्क थे। 1948 से राजनीति शुरू हुई। कैसे? प्रधानमंत्री बनने के बाद शेख अब्दुल्ला ने भूमि सुधार और अन्य नीतियां शुरू की, जिससे सामान्य जन को लाभ पहुंचा। परंतु कश्मीर के दर्जे पर उनकी स्थिति के विषय में उनके और केंद्र सरकार के बीच मतभेद शुरू हो गया, क्योंकि अब्दुल्ला भी नहीं चाहते थे कि कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, जो जैसा है वैसा ही बना रहे। उन्हें 1953 में पदच्युत मतलब हटा दिया गया और कई वर्षों तक कैद रखा गया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कश्मीर जो है अलग बने। उनके बाद आए नेतृत्व को उतना लोकप्रिय समर्थन नहीं मिला और वह राज्य में शासन चला पाए, जिसका मुख्य कारण केंद्र का समर्थन था। विभिन्न चुनाव में अनाचार और हेरफेर संबंधी गंभीर आरोप भी लगे थे उनकी पार्टी पर।
आगे 1953 से 1974 के बीच की अवधि में कांग्रेस पार्टी ने राज्य की नीतियों पर प्रभाव डाला। नेशनल कॉन्फ्रेंस शेख अब्दुल्ला रहित यह एक बड़ा धड़ा कश्मीर कांग्रेस के सक्रिय समर्थन के साथ कुछ समय तक सत्ता में रहा। वहां पर यहां तक कांग्रेस सरकार बनी रही कुछ दिनों तक, परंतु बाद में यह कांग्रेस में मिल गए यही लोग। इस प्रकार कांग्रेस को राज्य का सीधा नियंत्रण प्राप्त हुआ और परिवर्तन किए गए। इसी बीच शेख अब्दुल्ला और भारत सरकार के मध्य समझौते पर पहुंचने के लिए कई प्रयास हुए और 1965 में जम्मू कश्मीर के संविधान के प्रावधान में एक परिवर्तन किया गया, जिसके अंतर्गत राज्य के प्रधानमंत्री का पदनाम बदलकर मुख्यमंत्री कर दिया गया। कब? 1965 में। यह क्वेश्चन पीटी में कभी न कभी पूछा जा सकता है। ठीक है। इसके अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गुलाम मोहम्मद सादिल राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने कांग्रेस से। 1974 में इंदिरा गांधी का शेख अब्दुल्ला के साथ एक समझौता हुआ और वह राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। ठीक है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को पुनर्जीवित किया, जो कि पार्टी थी जिसने 1977 के विधानसभा चुनाव में बहुमत से जीत हासिल की। शेख अब्दुल्ला का 1982 में निधन हो गया और नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व उनके पुत्र फारूक अब्दुल्ला के पास चला आया। तो फारूक अब्दुल्ला अभी भी जीवित हैं, ठीक है, और इसमें सांसद भी हैं, जो मुख्यमंत्री बने उनके बाद, परंतु जल्द ही उन्हें राज्यपाल द्वारा पदच्युत कर दिया गया, उनको हटा दिया गया। ठीक है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग हुए एक और गुट अल्प अवधि के लिए सत्ता में आया। केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से फारूक अब्दुल्ला की सरकार को पदच्युत करने पर कश्मीर में नाराजगी की भावना पैदा हुई। इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला में हुए समझौते के बाद कश्मीरियों ने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति जो विश्वास उत्पन्न हुआ था उससे धक्का लगा। यह भावना कि केंद्र सरकार की राजनीति हस्तक्षेप कर रहा है और पुष्ट हुई जब 1986 में नेशनल कॉन्फ्रेंस केंद्र में शासक दल कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन करने को राजी हो गई। ठीक है। आज भी इनका गठबंधन बना हुआ है। सशक्त विद्रोह और उसके बाद क्या हुआ? यह वो वातावरण था जिसमें 1987 के विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। सरकारी परिणामों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की भारी जीत दर्शाई और फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री के रूप में वापस लौटे, परंतु यह व्यापक रूप से माना जा रहा था कि परिणामों में लोकप्रिय चयन की झलक नहीं है। ठीक है, कि लोकप्रिय किसी नेता को नहीं चुना गया और संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है, ऐसा आरोप लगाया गया। 1980 के दशक के प्रारंभ से ही राज्य में अकुशल प्रशासन के विरुद्ध एक व्यापक नाराजगी चल रही थी। यह नाराजगी और अधिक बढ़ गई क्योंकि सामान्य रूप से विद्यमान भावना यह थी कि केंद्र के आदेश का राज्य द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर हो रही है। ऐसा आरोप लगाया गया कि केंद्र सरकार लगातार जम्मू कश्मीर के मामले में हस्तक्षेप कर रही है। इससे कश्मीर में राजनीतिक संकट उत्पन्न हुआ और उग्रवाद के उठने का से गहरा हो गया। वहां पे आतंकवाद उग्रवाद और ज्यादा बढ़ गया। 1989 तक राज्य एक पृथक कश्मीरी राष्ट्र बनाने को लेकर के एक उग्रवादी आंदोलन के कब्जे में आ गया। अब 1989 से वहां पर उग्रवाद पनप गया और अलगाववाद शुरू हो गया और अलग देश की मांग लोग करने लगे कश्मीरी। इन विद्रोहियों को पाकिस्तान से नैतिक, आर्थिक और फौजी सहायता मिलना कई वर्षों तक राज्य राष्ट्रपति शासन और प्रभावी रूप से सशक्त सेनाओं के नियंत्रण में रहा। तो अगर वो पाकिस्तान से जब सपोर्ट मिलने लगा इन लोगों को, तो वो बहुत सारा क्षेत्र को सेना के हवाले कर दिया गया। 1990 से पूरा समय जम्मू कश्मीर ने विद्रोहियों के हाथों सेना की कार्यवाही से असाधारण हिंसा को झेला है बहुत दिनों तक। राज्य में 1996 में ही जाकर के विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय स्वच्छता की मांग के साथ सत्ता में आई। वो मांग कर रही थी कि इसे स्वच्छता दी जाए, इसी बलबूते वहां पर चुनाव जीत गई। अवधि के अंत में 2002 में जम्मू कश्मीर राज्य में चुनाव हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुमत प्राप्त करने में विफल रही और उसके स्थान पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP और कांग्रेस की मिलजुली सरकार वहां आ गई। 2002 से और उसके आगे क्या हुआ? ठीक है, तो लिखा है गठबंधन के समझौते के अनुसार मुफ्ती मोहम्मद पहले 3 वर्ष सरकार के मुखिया रहे, जिसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद मुखिया बने। ये समझौता हुआ था कि 3 साल तक PDP के मुख्यमंत्री होंगे और 2 साल कांग्रेस के होंगे। जुलाई 2008 में लागू राष्ट्रपति शासन के कारण अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए।
उससे अगला चुनाव नवंबर-दिसंबर 2008 में हुआ। एक और मिलीजुली सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बनी। 2009 में उमर अब्दुल्ला, तैयार है, उमर अब्दुल्ला आज जो है फारूक अब्दुल्ला के ये मतलब ये पुत्र हैं और जो है ये जो है आज मुख्यमंत्री वर्तमान में हैं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के नेतृत्व में सत्ता में आई, परंतु उस राज्य को लगातार हुर्रियत कॉन्फ्रेंस द्वारा पैदा की गई गड़बड़ियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये लोग अलगाववादी थे और अलगाववाद के तहत मतलब अलग राज्य की देश की मांग कर रहे थे। 2014 में राज्य में फिर चुनाव हुए, जिसमें पिछले 25 वर्षों में सबसे अधिक मतदान होना रिकॉर्ड किया गया। परिणाम स्वरूप पीडीपी के मोहम्मद मुफ्ती सईद के नेतृत्व में बीजेपी के साथ एक मिलीजुली सरकार सत्ता में आई। मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती, इनके बारे में भी आप लोग जानते होंगे क्योंकि इनका ये भी चुनाव लड़ी थी, हार गई हैं, लेकिन वर्तमान में अप्रैल 2016 में राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बन गई। महबूबा मुफ्ती के कार्यकाल में बाहरी और भीतरी तनाव बढ़ने वाली बड़ी आतंकवादी घटनाएं हुई। जून 2018 में बीजेपी द्वारा मुफ्ती सरकार को दिया गया समर्थन वापस लेने के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 370 समाप्त कर दिया गया और राज्य को पुनर्गठित कर 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। तो कश्मीर की जो कहानी थी वो पूरी बता दी गई है 1947 से लेकर के और 2019 तक जो बटा था। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत में बहुलवादी समाज के जीते जागते उदाहरण हैं। वहां न केवल सभी प्रकार धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई, जातीय और जनजातियों की विविधता है, बल्कि वहां विविध प्रकार की राजनीतिक और विकास की आकांक्षाएं हैं, जिन्हें नवीनतम अधिनियम द्वारा प्राप्त करने की इच्छा की गई है। तो 370 कब हटा दिया गया? 5 अगस्त 2019 को हटा दिया गया और दोनों को जो है एक राज्य के रूप में ना होकर के दोनों 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। तो वर्तमान की लगभग क्या स्थिति थी और जो है क्या कहते हैं ये आगे की क्या रहा है, इसके बारे में आप लोगों को करंट अफेयर में आप लोग लगातार पढ़ते हैं। चुनाव भी हुआ है, अभी वहां पे हुआ है और हो सकता है आगे जो है उसे पुनः जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए, ये भी हो सकता है। तो जो भूतकाल में जो हुआ था वहां से लेकर के और वर्तमान में क्या हो सकता है, उन सब के बारे में एक तरह से जम्मू कश्मीर का एक व्यू आपको मिल गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पंजाब के बारे में देखते हैं। पंजाब में क्या समस्या थी, जिसे हम अलगाववाद, आजकल देखा होगा खालिस्तानियों की समस्या बहुत ज्यादा है, तो क्या है? ठीक है, लिखा है 1980 के दशक में पंजाब में भी बड़े बदलाव आए। इस प्रांत की सामाजिक जो है बुनावट विभाजन के समय पहली बार बदली थी। बाद में इसके कुछ हिस्सों से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश नामक राज्य बनाए गए थे, तो पंजाब से काट के हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्य बने हैं। ठीक है, इससे भी पंजाब की सामाजिक संरचना बदली। हालांकि 1950 के दशक में देश के शेष हिस्से को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया था, लेकिन पंजाब को 1966 तक इंतजार करना पड़ा। 1966 में जो है पंजाबी भाषा अलग हो गया और हरियाणा अलग हो गया था। इस साल पंजाबी भाषी प्रांत का निर्माण हुआ और सिखों की राजनीतिक शाखा के रूप में 1920 के दशक में अकाली दल का गठन किया गया था। अकाली दल ने पंजाबी सूबा के गठन का आंदोलन चलाया और पंजाबी भाषी सूबे में सिख बहुसंख्यक हो गए, वहां उनकी संख्या क्या हो गई? ज्यादा हो गई। ठीक है, यहाँ हम लोग देख लेते हैं मास्टर तारा सिंह कौन थे। ये जो है प्रमुख सिख धार्मिक और राजनीतिक नेता थे। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के ये शुरुआती नेताओं में से एक थे। अकाली आंदोलन के नेता थे, स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थक थे, लेकिन सिर्फ मुसलमानों के साथ समझौते की कांग्रेस की नीति के विरोधी थे। स्वतंत्रता के बाद जो अलग पंजाब राज्य के निर्माण का इन्होंने समर्थन किया था। ठीक है, अब आते हैं राजनीतिक संदर्भ क्या था पंजाब का। तो लिखा है पंजाब सूबे के पुनर्निर्माण के बाद अकाली दल ने यहाँ 1967 और इसके बाद 1977 में सरकार बनाई थी। किसने? अकाली दल ने। दोनों ही मौके पर गठबंधन सरकार बनी थी। अकालियों के आगे यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि सूबे के नए सीमांकन के बावजूद उनकी राजनीतिक स्थिति डामाडोल है। पहली बात तो यही कि उनकी सरकार को केंद्र के कार्यकाल पूरा करने से पहले बर्खास्त कर दिया गया था, क्योंकि अकाली दल को समय पहले क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। दूसरा, अकाली दल को पंजाब के हिंदुओं के बीच कुछ खास समर्थन हासिल नहीं था। तीसरा, सिख समुदाय भी दूसरे धार्मिक समुदायों की तरह जाति और वर्ग के आधार पर बटा हुआ था। कांग्रेस को दलित के बीच
जो है चाहे वह सिख हो या हिंदू, अकालियों से कहीं ज्यादा समर्थन प्राप्त था। किसको? कांग्रेस को, दलितों, चाहे वो पंजाबी दलित हो और चाहे वो हिंदू दलित हो। इन्हीं परिस्थितियों के मद्देनजर 1970 के दशक में अकालियों के एक तबके ने पंजाब के लिए स्वतंत्रता की मांग उठा दी यहीं पर, और कहा कि पंजाब जो है एक अलग जो है यहाँ पर क्या होना चाहिए, अलग राज्य होना चाहिए और स्वतंत्रता होनी चाहिए। 1973 में आनंदपुर साहिब में हुए एक सम्मेलन में इस आशय का प्रस्ताव पारित हुआ। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में क्षेत्रीय स्वतंत्रता की बात उठाई गई थी। प्रस्ताव की मांगों में केंद्र राज्य संबंधों को पुनर्परिभाषित करने की बात भी शामिल थी। इस प्रस्ताव में सिख कौम नेशन या समुदाय की आकांक्षाओं पर जोर देते हुए सिखों के बोलबाला, प्रभुत्व और वर्चस्व का ऐलान कर दिया गया। यह प्रस्ताव भारत में संघवाद को मजबूत करने की अपील करता है। ठीक है, और यहीं से जो है एक पंजाब के निर्माण की बात शुरू हो गई। आगे बढ़ते हैं। आनंद साहिब प्रस्ताव का सिख जन समुदाय पर बड़ा कम असर पड़ा और कुछ साल बाद 1980 में अकाली दल की सरकार बर्खास्त हो गई और अकाली दल ने पंजाब और पड़ोसी राज्यों के बीच पानी के बंटवारे के मुद्दे पर एक आंदोलन चलाया। धार्मिक नेताओं के एक तबके ने स्वयं सिख पहचान की बात भी उठाना शुरू कर दी और यहीं से जो है और हिंसा का चक्र शुरू हो गया। तो लिखा है हिंसा का चक्र कैसे है जम्मू कश्मीर में। तो लिखा है जल्दी ही आंदोलन का नेतृत्व नरमपंथी अकालियों के हाथ से निकलकर चरमपंथी तत्वों के हाथ में चला गया। जो वहां के चरमपंथी थे मतलब जो वहां के उग्र लोग थे, और आंदोलन ने सशक्त विद्रोह का रूप ले लिया। मतलब हथियार लेकर के लोग विद्रोह करना शुरू कर दिए। उग्रवादियों ने अमृतसर स्थित सिखों के तीर्थ स्वर्ण मंदिर में अपना मुख्यालय बनाया और स्वर्ण मंदिर एक हथियारबंद किले में तब्दील हो गया। ठीक है, 1984 के जून माह में भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया और जो वहां के आतंकवादी से स्वर्ण मंदिर के अंदर जो घुसे थे उनको बाहर निकाला गया। यह स्वर्ण मंदिर में की गई सैन्य कार्यवाही का कोट नाम था इस ऑपरेशन का। इस सैन्य अभियान में सरकार ने उग्रवादियों को तो सफलतापूर्वक मार भगाया, लेकिन सैन्य कार्यवाही से ऐतिहासिक स्वर्ण मंदिर को क्षति भी पहुंची क्योंकि तोपें अंदर तक पहुंचा दी गई थी। इससे सिखों की भावनाओं को गहरी चोट लगी और भारत और बाहर बसे अधिकांश सिखों ने सैन्य अभियान को अपने धर्म विश्वास पर हमला माना और इन बातों से उग्रवादी और चरमपंथी समूहों को और बल मिल गया वहां पर हिंसा करने के लिए। कुछ और त्रासद घटनाओं ने पंजाब की समस्या को एक जटिल रास्ते पर ला खड़ा किया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 31 अक्टूबर 1984 के दिन उनके आवास के बाहर उन्हीं के अंगरक्षकों ने हत्या कर दी। वह अंगरक्षक सिख थे और ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेना चाहते थे क्योंकि इंदिरा गांधी के समय में ये घटना हुई थी, तो उनको बदला लेने के लिए सिख अंगरक्षक ने क्या किया, उनको गोली मार दी। इस तरह पूरा देश इस घटना से शोक स्तब्ध था। और तो दूसरी तरफ दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में सिख समुदाय के विरुद्ध हिंसक भड़क उठी। जो कांग्रेस कार्यकर्ता थे वो हिंसा में उतारू हो गए। यह हिंसा कई हफ्तों तक जारी रही। 2000 से ज्यादा की तादाद में सिख दिल्ली में मारे गए। देश की राजधानी दिल्ली इस हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित हुई थी। ठीक है, क्योंकि घटना दिल्ली में हुई थी, दिल्ली में ही उनकी हत्या की गई थी इंदिरा गांधी की। सबसे ज्यादा 84 दंगा दिल्ली में हुआ। कानपुर, बोकारो चास जैसे देश के कई जगहों पर सैकड़ों सिख मारे गए। कई सिख परिवारों में कोई भी पुरुष न बचा। इन परिवारों को गहरा भावनात्मक आघात पहुंचा और आर्थिक हानि उठानी पड़ी। सिखों का सबसे ज्यादा दुख इस बात पर था कि सरकार ने स्थिति को सामान्य बनाने के लिए बड़ी देर से कदम उठाया। मतलब हिंसा होने दिया और बहुत देर से कदम उठाया सिखों के को बचाने के लिए, ऐसा आरोप लगाए। साथ ही हिंसा करने वाले लोगों को कारागार कारगर तरीके से दंड भी नहीं दिया गया। जो लोग हिंसा कर रहे थे उनको दंड भी सरकार ने नहीं दिया क्योंकि वो सब कांग्रेस कार्यकर्ता थे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2005 में संसद में अपने भाषण के दौरान इस रक्तपात पर अफसोस जताया और सिख विरोधी हिंसा के लिए देश से माफी मांगी थी। 2005 में किसने? मनमोहन सिंह, जब प्रधानमंत्री 2004 में बने थे। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं शांति की ओर। अब हम शुरू करते हैं और पंजाब में शांति कैसे आई। लिखा है 1984 के चुनाव के बाद सत्ता में आने पर नए प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने नरमपंथी अकाली नेताओं से बातचीत की शुरुआत की
अकाली दल के तत्कालिक अध्यक्ष जो है हरचंद सिंह जो है लोगोवाल के साथ 1985 के जुलाई में एक समझौता हुआ। इस समझौते को राजीव गांधी लोगोवाल समझौता अथवा पंजाब समझौता कहा जाता है। समझौता पंजाब में अमन कायम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, मतलब वहां शांति बनाई जा सके। इस बात पर सहमति हुई कि चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाएगा और पंजाब तथा हरियाणा के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक अलग आयोग की नियुक्ति होगी। और आज भी आपको पता होगा कि पंजाब और हरियाणा के बीच में चंडीगढ़ को लेकर के आज भी विवाद है, क्योंकि दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है। समझौते में यह भी तय हुआ कि पंजाब हरियाणा राजस्थान के बीच रावी ब्यास के पानी के बंटवारे के बारे में फैसला करने के लिए एक ट्रिब्यूनल अधिकरण बैठाया जाएगा। समझौते के अंतर्गत सरकार पंजाब में उग्रवाद से प्रभावित लोगों को जो है मुआवजा देने और उनके साथ बेहतर सलूक करने पर राजी हुई। साथ ही पंजाब से विशेष सुरक्षा बल अधिनियम को वापस लेने की भी बात, मतलब इस पर सहमति बन गई समझौते के तहत राजीव गांधी समय में। बहरहाल पंजाब में ना तो अमन आसानी से कायम हुआ और न ही समझौते के तत्काल बाद हिंसा का चक्र लगभग एक दशक तक चलता रहा। उग्रवादी हिंसा और इस हिंसा को दबाने के लिए की गई कार्रवाइयों में मानवाधिकार का व्यापक उल्लंघन हुआ। साथ ही पुलिस की ओर से भी ज्यादती की हुई। राजनीतिक रूप से देखें तो घटनाओं के इस चक्र में अकाली दल जो बिखर गया। केंद्र सरकार को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। इससे राज्य में सामान्य राजनीतिक और चुनावी प्रक्रिया बाधित हुई। संशय और हिंसा से भरे माहौल में राजनीतिक प्रक्रिया को फिर से पटरी पर लाना आसान काम नहीं था। 1992 में पंजाब में चुनाव हुए तो महज 24% मतदाता वोट डालने के लिए ही आए और लोग वोट डालने के लिए आए भी नहीं। उग्रवाद को जो है सुरक्षा बलों ने आखिरकार दबा दिया, लेकिन पंजाब के लोगों ने चाहे वह सिख हों या हिंदू इस क्रम में अनगिनत दुख उठाए। उनको बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा। 1990 के दशक के मध्यवर्ती वर्षों में पंजाब में शांति बहाल हुई और 1997 में अकाली दल बादल और जो है जो वहाँ बादल नेता थे उनको अकाली दल बादल कहते थे उस पार्टी को, और भाजपा के गठबंधन से बड़ी विजय मिली। उग्रवाद के खात्मे के बाद के दौर में यह पंजाब का पहला चुनाव था। राज्य में एक बार फिर आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन के सवाल प्रमुख हो उठे। हालांकि धार्मिक पहचान यहाँ की जनता के लिए लगातार प्रमुख बनी हुई है, लेकिन राजनीति अब धर्मनिरपेक्षता की राह पर चल पड़ी है। तो पंजाब में आज शांति है, लेकिन पंजाब में खालिस्तान की जो मांग चल रही है वो भी एक बड़ा मुद्दा हमारे लिए बना हुआ है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को जानते हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्या समस्याएं थी, ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्या समस्याएं थी, तो पूर्वोत्तर में क्षेत्रीय आकांक्षाएं 1980 के दशक में एक निर्णायक मोड़ पर आ गई थी। क्षेत्र में 8 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, जो पहले उत्तर पूर्व क्षेत्र का गठन करते थे। उन्हें अक्सर 7 बहनें कहा जाता था। सिक्किम जिसे सूची में जोड़ा गया को उस 7 राज्यों का भाई कहा जाता है। तो याद रखना, जो 7 बहनें हैं आप को पता होगा, और जो सिक्किम है उसे इन 7 बहनों का भाई कहा जाता है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो कई लोगों का गलत हो जाएगा। तो 7 बहनों का भाई किसे कहते हैं, सिक्किम को कहते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में देश की कुल 4% जो आबादी निवास करती है, लेकिन भारत के कुछ क्षेत्र फल में पूर्वोत्तर के हिस्से को देखते हुए यह आबादी दुगनी कही जाएगी। 22 किलोमीटर लंबी एक पतली सी जो है राहदारी इस इलाके को शेष भारत से जोड़ती है, जिसे हम चिकन नेक कहते हैं। आप इस मैप पर देख सकते हैं, चिकन नेक देख सकते हैं, बिल्कुल पतला सा है, जिससे पूरा नॉर्थ ईस्ट जुड़ा हुआ है पश्चिम बंगाल के पास। ठीक है, अन्यथा इस क्षेत्र की सीमाएं चीन, म्यांमार और बांग्लादेश से लगती हैं और यह इलाका भारत के लिए एक तरह से दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार है। तो दक्षिण पूर्व एशिया जिसमें 10 देश हैं, याद रखना उसका प्रवेश द्वार भी यही क्षेत्र है। इसी क्षेत्र से म्यांमार होते हुए सड़क बनाने का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस इलाके में 1947 के बाद से अनेक बदलाव आए। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय का खासी पहाड़ी क्षेत्र पहले अलग अलग जो है क्या थे, रियासत थे।
आज़ादी के बाद भारत संघ में इनका विलय हुआ। पूर्वोत्तर के पूरे इलाके का बड़े व्यापक स्तर पर राजनीतिक पुनर्गठन हुआ है। नागालैंड को 1963 में राज्य बनाया गया। तो याद रखना, नॉर्थ ईस्ट का पहला राज्य कौन बना था? नागालैंड बना था। कब? 1963 में। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972 में राज्य बने, जबकि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में राज्य का दर्जा इनको दिया गया। 1947 के भारत विभाजन से पूर्वोत्तर के इलाके भारत के शेष राज्यों से एकदम अलग थलग पड़ गए और इसका अर्थव्यवस्था पर इसके दुष्प्रभाव भी पड़े। तो नॉर्थ ईस्ट इतना दूर था कि लोग जो है शेष भारत से अलग होने के कारण वहां पर समस्याएं पनपती चली गई। भारत के शेष भागों से अलग थलग पड़ जाने के कारण इस इलाके में विकास पर ध्यान नहीं दिया जा सका। यहाँ की राजनीति भी अपने ही दायरे में सीमित रही। ठीक है। इसके साथ साथ पड़ोसी राज्यों और देश से आने वाले शरणार्थियों के कारण इलाके की जनसंख्या की संरचना में भी बड़ा बदलाव देखा गया। पूर्वोत्तर का अलग थलग पड़ जाना और इस इलाके की जटिल सामाजिक संरचना और देश के अन्य हिस्सों में के मुकाबले इसके इलाके का आर्थिक रूप से पिछड़ा होना जैसे कई बातों ने एक साथ मिल करके एक जटिल स्थिति पैदा कर दी यहाँ पर, और यही सब कारण था जिससे यहाँ पर उग्रवाद तेजी से बढ़ने लगा। ऐसे में पूर्वोत्तर के राज्यों से बड़ी जो है बेतरतीब किस्म की मांगे उठी। इस इलाके में भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा काफी बड़ी है, क्योंकि 3 देशों से लगती है, बांग्लादेश से, म्यांमार से और चीन से। लेकिन पूर्वोत्तर और भारत के शेष भागों के बीच जो संचार व्यवस्था बड़ी लचर थी, मतलब कमजोर थी। इससे भी पूर्वोत्तर की राजनीति पर का स्वभाव जो है ज्यादा संवेदनशील रहा और पूर्वोत्तर के राज्यों में राजनीति पर 3 मुद्दे हावी थे। कौन कौन सी? पहला, स्वायत्तता की मांग की गई थी वहां पर। अलगाववाद के आंदोलन वहां बहुत तेजी से हुए और बाहरी लोगों का विरोध बहुत ज्यादा हुआ। कहां पर? ये आपका पूर्वोत्तर में। और आज बाहरी लोगों के विरोध के कारण ही मणिपुर जल रहा है। इससे पहले मुद्दे यानी स्वायत्तता की मांग पर 1970 के दशक में कुछ शुरुआती पहल की भी गई थी। इससे शेष 2 मुद्दों में 1980 के दशक में नाटकीय मोड़ ले लिया। तो याद रखना, स्वायत्तता की कुछ मांग वहां पे मानी गई थी और कुछ राज्य वहां स्वायत्त बनाए गए भी हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। स्वायत्तता की मांग क्या थी? तो आजादी के वक्त मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़ दें तो यह पूरा इलाका असम कहलाता था। ठीक है। गैर असमी लोगों को जो है जब लगा कि असम की सरकार उन पर जो है असमी भाषा थोप रही है, तो इस इलाके में राजनीतिक स्वायत्तता की मांग उठी। क्यों उठी? क्योंकि पहले पूरा क्षेत्र क्या था? असम ही था। अगर हम मणिपुर और त्रिपुरा को हटा दें तो याद रखिएगा, और यहाँ पर अधिकांश लोग अलग अलग बोली बोलते थे और असम एक राज्य होने की वजह से, जबकि यहाँ बोली अलग अलग बोली जा रही है, केवल असमी भाषा का प्रयोग किया जा रहा था, जिससे लोग वहां पर लोग जो है क्या हो गए, जो है अलग स्वायत्तता की मांग करने लगे। पूरे राज्य में असमी भाषा को लादने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और दंगे हुए। बड़े जनजातीय समुदाय के नेता असम से अलग होना चाहते थे। इन लोगों ने नॉर्थ जो है ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन का गठन किया और 1960 में कहीं ज्यादा व्यापक ऑल पार्टी हिल्स कॉन्फ्रेंस में तब्दील हो गया। ठीक है। मतलब यहाँ भी कई राजनीतिक पार्टियां और कई ग्रुप बन गए। इन नेताओं की मांग थी कि असम से अलग एक जनजातीय राज्य बनाया जाए। आखिरकार एक जनजातीय राज्य की जगह असम को काटकर कई जनजातीय राज्य बन गए। केंद्र सरकार ने अलग थलग वो जो वक्त पर असम को बांटकर मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बनाया। अलग अलग राज्य को जैसे जैसे उनकी भाषा अलग थी वैसे वैसे अलग राज्य बना दिया गया। त्रिपुरा, मणिपुर को भी राज्य का दर्जा दे दिया गया। पहले त्रिपुरा और मणिपुर केंद्र शासित प्रदेश थे, इसे राज्य का दर्जा दे दिया गया। 1972 तक पूर्वोत्तर का पुनर्गठन पूरा हो चुका था, लेकिन स्वायत्तता की मांग खत्म नहीं हुई। उदाहरण के लिए असम के बोडो जो है क्या कहते हैं, वहां बोडो जनजाति है तो असम में रहती है, वो अलग बोडोलैंड की मांग कर रही थी, लेकिन आज वर्तमान में समझौता हो चुका है। इसके अलावा जो आपका कर्बी और जो धिमसा जैसे समुदायों ने अपने लिए अलग राज्य की मांग की। अपनी मांग के पक्ष में उन्होंने जनमत तैयार करने के लिए का प्रयास भी किया। ठीक है। और जन आंदोलन चलाई, विद्रोही कार्यवाहियां भी हुई। कई दफा ऐसा भी हुआ कि एक ही इलाके पर एक से ज्यादा समुदायों ने अपनी दावेदारी जताई। छोटे छोटे और निरंतर लघुत्तर जो है होते राज्य बनते चले जाना संभव नहीं था। तो छोटे छोटे राज्य हर जगह नहीं बनाया जा सकता था, लेकिन फिर भी जो है सरकार ने बहुत सारा प्रयास करके वहां पर शांति लाने का प्रयास किया। इस वजह से संघीय राज्य व्यवस्था के कुछ और प्रावधानों का उपयोग करके स्वायत्तता की मांग को संतुष्ट करने की कोशिश की गई और इन समुदायों को असम में ही रखा गया।
कार्बी और जो है आपका दिमसा समुदाय को जिला परिषद के अंतर्गत स्वायत्तता दी गई, जबकि बोडो जनजाति को हाल ही में स्वायत्त परिषद का दर्जा दे दिया गया है। समझौता किया गया बोडो से, तब बोडो लोग भी हथियार को रख दिया और भारतीय जो है उसमें संघ में विश्वास करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये सब समस्याएं जो है भारत झेलता हुआ और तब आगे बढ़ा है। तो आप देख सकते हैं जो आपका ये क्षेत्र है, इसी को चिकन नेक कहते हैं। और याद रखना, ये पूरा अगर इसको काट दिया जाए तो ये पूरा हम नॉर्थ ईस्ट से अलग हो जाएंगे। इसीलिए याद रखना, ये क्षेत्र हमारे लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हमें याद रखना होगा। ठीक है, और आप देख सकते हैं ये आपका नॉर्थ ईस्ट के ये 7 बहनें हैं और आपका ये सिक्किम अलग से मिलाया गया, और सिक्किम कैसे भारत में मिलाया गया इसके बारे में भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं अलगाववादी आंदोलन क्या था। स्वतंत्रता की मांग को लेकर के ही अलगाववादी आंदोलन वहां पर शुरू हुआ था। तो स्वतंत्रता की मांग से निपटना आसान था, क्योंकि संविधान में विभिन्नता का समाहार संघ में करने के लिए प्रावधान पहले से ही मौजूद थे। लेकिन जब कुछ समूहों ने अलग देश बनाने की मांग की, और वहां भी किसी क्षणिक आवेश में नहीं बल्कि सिद्धांतगत तैयारी के साथ, तो इस मांग से निपटना मुश्किल हो गया था। ठीक है, तो याद रखना, वो लोग राज की मांग नहीं करने लगे, वो लोग देश की मांग करने लगे। देश के नेतृत्व को पूर्वोत्तर के 2 राज्यों में अलगाववादी मांग का लंबे समय तक सामना करना पड़ा। इन 2 मामलों की आपसी तुलना हमें लोकतांत्रिक राजनीति के कुछ सबक सिखाती भी है। उन समस्याओं को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आजादी के बाद मिजो पर्वतीय क्षेत्र को असम के भीतर ही एक स्वायत्त जिला बना दिया गया था। मिजो जनजाति जहां रहती थी, वो मिजो पहाड़ी पर, वो पहले असम का हिस्सा थी। कुछ मिजो लोगों का मानना था कि वह जो है कभी भी ब्रिटिश इंडिया के अंग नहीं रहे, इसलिए भारत संघ से उनका कोई नाता नहीं है। खासकर कहाँ के, मिजो पर्वतीय लोगों के। 1959 में मिजो पर्वतीय इलाके में भारी अकाल पड़ा। असम की सरकार इस अकाल में समुचित प्रबंधन करने में नाकाम रही। इसी के बाद अलगाववादी आंदोलन को जन समर्थन मिलना शुरू हो गया। तो याद रखना, वहां आपदा आई थी, उस अकाल में अगर सूखा में अगर उनके स्थानीय लोगों की मदद की जाती तो लोग नहीं भड़कते, और अलगाववादियों को मौका मिल गया और उन्होंने वहां की जनता का समर्थन प्राप्त कर लिया। मिजो लोगों ने गुस्से में आकर के लाल जो डेंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट बना लिया। 1966 में मिजो नेशनल फ्रंट ने आजादी की मांग करते हुए सशक्त अभियान शुरू कर दिया, मतलब शस्त्र उठा लिया। इस तरह भारतीय सेना और मिजो विद्रोहियों के बीच 2 दशक तक चली लड़ाई की शुरुआत हुई। मिजो नेशनल फ्रंट ने गुरिल्ला युद्ध शुरू किया। गुरिल्ला युद्ध उसे कहते हैं जब छुप छुप के वार करना, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर। उसे पाकिस्तान की सरकार ने समर्थन दिया था, और तत्कालीन पूर्वोत्तर पाकिस्तान में मिजो विद्रोहियों ने अपने ठिकाने बना लिए थे जब वो बांग्लादेश नहीं था। भारतीय सेना ने विद्रोही गतिविधियों को दबाने के लिए जवाबी कार्रवाई की। इसमें आम जनता को भी कष्ट उठाने पड़े। एक दफे तो वायुसेना का इस्तेमाल किया गया। सेना के इन कदमों से स्थानीय लोगों में क्रोध और अलगाव की भावना और तेज हो गई। ठीक है, 2 दशक तक चले बगावत में हर पक्ष को हानि उठानी पड़ी। इसी बात को भाप कर दोनों पक्षों के नेतृत्व ने समझदारी से काम लिया। पाकिस्तान में निर्वासित जीवन जी रहे जो है लाल डेंगा भारत आए, और उन्होंने भारत सरकार के साथ बातचीत शुरू की। राजीव गांधी ने इस बातचीत को एक सकारात्मक समाधान तक पहुंचाया, और 1986 में राजीव गांधी और लाल डेंगा के बीच एक शांति समझौता हो गया। ठीक है, समझौते के अंतर्गत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और उसे कुछ विशेष अधिकार दिए गए। तो मिजोरम राज्य ऐसे ही बना है। मिजो नेशनल फ्रंट अलगाववादी संघर्ष की राह छोड़ का राजी हो गया और लाल डेंगा मुख्यमंत्री बने। यह समझौता मिजोरम के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। आज मिजोरम पूर्वोत्तर का सबसे शांतिपूर्ण राज्य है, और उसने कला और साहित्य और विकास की दिशा में अच्छी प्रगति भी की है। तो हमने जब उनको वंचित रखा, इसीलिए वो लोग भड़क गए थे। जब हमने उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर दिया तो उन्होंने हमारे मुख्य धारा में शामिल होने का निर्णय ले लिया। ठीक है, इसलिए विकास ही ऐसा, डेवलपमेंट ही एक ऐसा शब्द है जो अगर कोई नाखुश हो तो उसे खुश किया जा सकता है। अब अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो नाराज होना उसका स्वाभाविक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नागालैंड की कहानी देख लेते हैं। नागालैंड की कहानी भी मिजोरम की तरह है, लेकिन नागालैंड का अलगाववादी आंदोलन ज्यादा पुराना है और अभी इसका मिजोरम की तरह जो है एक हल नहीं निकला है। ठीक है, आगामी
जापू फिजो के नेतृत्व में नागा लोगों के एक तबके ने 1951 में अपने को भारत से जो है आजाद क्या कर लिया था, घोषित कर लिया था। फिजो ने बातचीत के कई प्रस्ताव ठुकराए। हिंसक विद्रोह के एक दौर के बाद नागा लोगों के एक तबके ने भारत सरकार के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए, लेकिन अन्य विद्रोहियों ने इस समझौते पर को नहीं माना और नागालैंड की समस्या का समाधान होना अभी भी बाकी है। इसको भी अभी जो है पूरा नहीं किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन। याद रखना, पूर्वोत्तर में बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन आज भी है मणिपुर देखा जाए, और पहले भी था। ये लोग बाहरी लोगों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। पूर्वोत्तर में बड़े पैमाने पर आप्रवासी आए, इससे एक खास समस्या पैदा हुई। स्थानीय जनता उन्हें बाहरी समझती है और बाहरी लोगों के खिलाफ उनके मन में गुस्सा है। भारत के दूसरे राज्यों अथवा किसी अन्य देश से जो लोग आए हैं उन लोगों को यहाँ की जनता रोजगार के अवसरों और राजनीतिक सत्ता के एक बार से जो है प्रतिद्वंदी के रूप में देखती है। स्थानीय लोग बाहर से आए लोगों के बारे में मानते हैं कि ये लोग यहाँ की जमीन हथिया रहे हैं, और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में इस मसले को ने राजनीतिक रंग ले लिया और कभी कभी इन बातों के कारण हिंसक घटनाएं भी हुई हैं। तो जो भी इनके क्षेत्र से बाहर के लोग गए हैं इन क्षेत्रों में, तो इनको बाहरी माना है और उनके साथ विश्वास इन्होंने बना के नहीं रखा है। 1979 से 1985 तक चला असम आंदोलन बाहरी लोगों के खिलाफ चले आंदोलनों का सबसे अच्छा उदाहरण है। असमी लोगों को संदेश था कि बांग्लादेश से आकर बहुत सी मुस्लिम आबादी असम में बसी हुई है। लोगों के मन में यह भावना घर कर गई कि इन विदेशी लोगों को पहचान कर उन्हें अपने देश नहीं भेजा गया तो स्थानीय असमी जनता अल्पसंख्यक हो जाएगी और कुछ आर्थिक मसले भी। असम में तेल, चाय और कोयले जैसे प्राकृतिक संसाधनों की मौजूदगी के बावजूद व्यापक गरीबी थी। यहाँ की जनता ने माना कि असम के प्राकृतिक संसाधन बाहर भेजे जा रहे हैं और असमी लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। यह आंदोलन का मुख्य कारण था। 1979 में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने विद्रोहियों के नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया। आसू इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते थे। यह एक छात्र संगठन था और इसका जो है जुड़ाव किसी भी राजनीतिक दल से नहीं था। आसू का आंदोलन अवैध आप्रवासी बंगाली और अन्य लोगों के दबदबे तथा मतदाता सूची में लाखों आप्रवासियों के नाम दर्ज कर लेने के खिलाफ था। ठीक है, ये लोग नहीं चाहते थे कि ये जो असम में आकर के बसे और जो है रहें। आंदोलन की मांग थी कि 1951 के बाद जितने भी लोग असम में आकर बसे हैं उन्हें असम से बाहर भेजा जाए। इस आंदोलन ने कई नए तरीकों को आजमाया और असमी जनता के हर तबके का समर्थन हासिल किया। इस आंदोलन को पूरे असम में समर्थन मिला। आंदोलन के दौरान हिंसक और जो है त्रासद घटनाएं भी हुई। बहुत से लोगों को जान गंवानी पड़ी और धन संपत्ति का नुकसान हुआ। आंदोलन के दौरान रेलगाड़ियों की आवाजाही और बिहार स्थित बरौनी तेल शोधन कारखाने को तेल आपूर्ति रोकने की भी कोशिश की गई। तो जो तेल आता है वो असम से आता है, बरौनी को पाइपलाइन के माध्यम से उसको भी रोकने का प्रयास किया गया। 6 साल की सतत अस्थिरता के बाद राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने आसू के नेताओं से बातचीत शुरू की। इसके परिणामस्वरूप 1985 में एक समझौता हुआ। समझौते के अंतर्गत तय किया गया कि जो लोग बांग्लादेश युद्ध के दौरान अथवा उसके बाद के सालों में असम आए हैं उनकी पहचान की जाएगी और उन्हें वापस भेजा जाएगा। आंदोलन की कामयाबी के बाद आसू और असम गण संग्राम परिषद ने साथ मिलकर के अपने को एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी के रूप में संगठित किया। इस पार्टी का नाम असम गण परिषद रखा गया। इसका चुनाव चिन्ह भी हाथी है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, असम गण परिषद 1985 में जो है इस वायदे के साथ सत्ता में आई कि विदेशी लोगों की समस्या को सुलझा लिया जाएगा और एक स्वर्णिम असम का निर्माण किया जाएगा। असम समझौते से शांति कायम हुई और प्रदेश की राजनीति का चेहरा भी बदला, लेकिन आप्रवास की समस्या का समाधान नहीं हो पाया। बाहरी का मसला अब भी असम और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों की राजनीति में एक जीवंत मसला है और आज भी बना हुआ है। यह समस्या त्रिपुरा में ज्यादा गंभीर है क्योंकि यहाँ के मूल निवासी खुद अपने ही प्रदेश में अल्पसंख्यक बन गए हैं और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लोगों में भी इसी भय के कारण चकमा शरणार्थियों की लेकर के गुस्सा है। आज भी ये समस्या वहां पर बनी हुई है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। समाहार और राष्ट्रीय अखंडता क्या है?
इन मामलों से पता चलता है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी राष्ट्रीय अखंडता के कुछ मसलों का समाधान पूरी तरह से नहीं हो पाया है। बिल्कुल सही है। हमने देखा है कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं लगातार एक न एक रूप में उभरती रही हैं, ठीक है, उभरती रही हैं, और कहीं कहीं से अलग राज्य बनाने की मांग उठी तो कहीं आर्थिक विकास का मसला उठा, कहीं कहीं से अलगाववाद के स्वर उठे। 1980 के बाद के दौर में भारत की राजनीति इन तनावों के घेरे में रही। मतलब इस समय बहुत ज्यादा ये समस्याएं बनी हुई थी। समाज के विभिन्न तबकों की मांगों में जो है पटरी बैठा पाने की लोकतांत्रिक जो आपका राजनीति की क्षमता की परीक्षा हुई। हम इन उदाहरणों से क्या सबक सीख सकते हैं? ठीक है, हमने क्या सबक सीखा? लिखा है, पहला और बुनियादी सबक तो यही है कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न अंग होती हैं। ठीक है, अगर लोकतंत्र को मजबूत रखना है तो क्षेत्रीय समस्याओं को दूर करना और उनकी महत्वाकांक्षा को ठीक करना जरूरी है। क्षेत्रीय मुद्दे की अभिव्यक्ति कोई असामान्य अथवा लोकतांत्रिक राजनीति के व्याकरण से बाहरी घटना नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन जैसे छोटे देश में भी स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड में क्षेत्रीय आकांक्षाएं उभरी हुई हैं, वहां भी अलग होने की मांग हुई है। स्पेन में जो है आपका बास्क लोगों और श्रीलंका में तमिलों ने अलगाववादी मांगे की हैं। भारत एक बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ की विभिन्नताएं भी बड़े पैमाने पर हैं, अतः भारत को क्षेत्रीय आकांक्षाओं से निपटने की तैयारी लगातार रखनी होगी। हमें लगातार ये ध्यान देना होगा कि क्षेत्रीय स्तर पर जो है समस्याएं दूर होती रहें। दूसरा सबक यह है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं को दबाने की जगह उनके साथ लोकतांत्रिक बातचीत का तरीका अपनाना सबसे अच्छा होता है। अगर हम इन आकांक्षाओं को दबा नहीं सकते हैं, उनसे हम बातचीत करके सुलझाने का प्रयास करें। जरा 80 के दशक की तरफ नजर दौड़ाएं। पंजाब में उग्रवाद का जोर था, पूर्वोत्तर में समस्याएं बनी हुई थी, असम के छात्र आंदोलन कर रहे थे और कश्मीर घाटी में माहौल आसान था। तो समझ सकते हैं भारत का एक बहुत बड़ा क्षेत्र इस समय जो है बहुत ज्यादा समस्याओं से गुजर रहा था। ठीक है, का साधारण मामला मानकर पूरी गंभीरता दिखाई। बातचीत के जरिए सरकार ने क्षेत्रीय आंदोलनों के साथ समझौता किया। ठीक है, इससे सौहार्द का माहौल बना और कई क्षेत्रों में तनाव कम हुए। मिजोरम के उदाहरण से पता चलता है कि राजनीतिक सुलह के जरिए अलगाववाद की समस्या से बड़े कारगर तरीके से निपटा जा सकता है। तीसरा सबक है कि सत्ता की साझेदारी के महत्व को समझना। सिर्फ लोकतांत्रिक ढांचा खड़ा कर देना ही काफी नहीं है, इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों के दलों और समूहों को केंद्रीय राज व्यवस्था में हिस्सेदार बनाना भी जरूरी है, जिससे उनका विश्वास क्या होता है, बढ़ता है। ठीक इसी तरह का कहना भी नाकाफी है कि किसी प्रदेश अथवा क्षेत्र को उसके मामलों में स्वतंत्रता दी गई। क्षेत्रों को मिलाकर के ही पूरा देश बनता है और इसी कारण देश की नियति के निर्धारण में क्षेत्रों की बातों को वजन दिया जाना चाहिए। मतलब क्षेत्रीय स्तर की हर बात को महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे क्षेत्र से ही देश बना है। यदि राष्ट्रीय स्तर के निर्णयों में क्षेत्रों को वजन नहीं दिया जाएगा, मतलब महत्व नहीं दिया गया, तो उनमें अन्याय और अलगाव का बोध पनपता ही है। ठीक है, और चौथा सबक हमने क्या सीखा? तो चौथा सबक यह है कि आर्थिक विकास के एतबार से विभिन्न इलाकों के बीच असमानता हुई तो पिछड़े क्षेत्रों को लगेगा कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। अगर मान लो कि हमने किसी क्षेत्र का आर्थिक विकास ज्यादा कर दिया, किसी क्षेत्र का कम किया, तो भेदभाव होना भी स्वाभाविक है। भारत में आर्थिक विकास की प्रक्रिया का एक तथ्य क्षेत्रीय असंतुलन भी है। ऐसे में स्वाभाविक है कि पिछड़े प्रदेशों अथवा कुछ प्रदेशों के पिछड़े इलाकों को लगे कि उनके पिछड़ेपन का प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाना चाहिए। तो वे यह भी कह सकते हैं कि भारत सरकार ने जो नीतियां अपनाई हैं उसी के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हुआ है। अगर कुछ राज्य गरीब रहे हैं और बाकी तेजी से प्रगति करें तो क्षेत्रीय असंतुलन पैदा होगा। बिल्कुल ये सच्चाई है कि एक तरफ भारत का आधा राज्य ज्यादा क्षेत्र विकास कर रहा है पश्चिम का, और पूरब का कम, तो जो है विरोध होना स्वाभाविक है। साथ ही अंतर प्रांतीय अथवा अंतर क्षेत्रीय आप्रवासन में भी बढ़ोतरी होगी। सबसे आखिरी बात यह है कि इन मामलों में से हमें अपने संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि का पता चलता है। वो विभिन्नताओं को लेकर के अत्यंत सजग थे। हमारे संविधान के प्रावधान इस बात से के साक्ष्य हैं कि भारत ने जो संघीय प्रणाली अपनाई वह बहुत लचीली है। अगर अधिकतर राज्यों के अधिकतर समान हैं तो अधिकतर राज्यों के अधिकार समान हैं, तो जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान वाले अनुच्छेद 370 को अगस्त
1919 में निरस्त कर दिया गया। संविधान की 6ठी अनुसूची के विभिन्न जनजातियों को अपने आचार व्यवहार और जो है पारंपरिक नियमों को संचित करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। तो अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातियों को स्वतंत्रता की बात भी कही गई है। पूर्वोत्तर की कुछ जटिल राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने में ये प्रावधान बड़े निर्णायक साबित हुए हैं। भारत का संवैधानिक ढांचा ज्यादा लचीला और सर्वसमावेशी है। जिस तरह से चुनौतियां भारत में पेश आई वैसे कुछ दूसरे देशों में भी आई, लेकिन भारत का संवैधानिक ढांचा अन्य देशों के मुकाबले भारत को विशिष्ट बनाता है। मतलब इसी समस्याओं के होने के बावजूद भी भारत ने जो है इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया, जबकि दुनिया के अन्य देशों में ऐसा नहीं हुआ। क्षेत्रीय आकांक्षाओं को यहाँ अलगाववाद की राह पर जाने का मौका नहीं मिला। भारत की राजनीति ने यह स्वीकार किया कि क्षेत्रीय लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न अंग है। ये क्षेत्रीय स्वतंत्रता लोकतांत्रिक जो है बहुत मजबूत होनी चाहिए और क्षेत्रीय अखंडता बनी रहनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा कुछ चीजें छूट गई हैं पीछे, इसके देख लेते हैं। पहले हम लोग देखते हैं राजीव गांधी के बारे में। तो 1944 में इनका जन्म हुआ था और 1991 में इनकी डेथ हो गई थी। 1984 से लेकर 1989 के बीच भारत के प्रधानमंत्री बने थे। इंदिरा गांधी के पुत्र थे। 1980 के बाद राजनीति में सक्रिय हुए। पंजाब के अलगाव आतंकवादियों, मिजो विद्रोहियों और असम के छात्र संघ के साथ इन्होंने समझौता किया था। खुली अर्थव्यवस्था और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के हिमायती थे। सिंघली तमिल समस्या को सुलझाने के लिए भारतीय शांति सेना को श्रीलंका की सरकार के अनुरोध पर श्रीलंका भेजा था। संदिग्ध जो है LTT आत्मघाती द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी, जिसे हम लिट्टे कहते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ थोड़ा देख लेते हैं। एक चीज और यहाँ पे है, आपका सिक्किम का विलय कैसे हुआ है, इसके बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं कि सिक्किम का विलय हुआ कैसे है। ठीक है, और आपको पता होगा कि सिक्किम से के विलय से जुड़ा हुआ हमारे यहाँ 2 संविधान अनुच्छेद हैं, एक 35 है और एक आपका 36 है। तो सिक्किम के बारे में भी थोड़ा जानना जरूरी है। लिखा है, आजादी के समय सिक्किम को भारत की शरणागति प्राप्त थी। इसका मतलब यह है कि तब सिक्किम भारत का अंग तो नहीं था, लेकिन वह पूरी तरह से संप्रभु राष्ट्र भी नहीं था। कौन? सिक्किम। सिक्किम की रक्षा और विदेशी मामलों का जिम्मा भारत सरकार का था। जैसे आज भूटान, तो आज भूटान की रक्षा और विदेशी मामले किसके पास हैं? भारत के पास है। वैसे ही सिक्किम का भी मामला था। जबकि सिक्किम के आंतरिक प्रशासन की बागडोर यहाँ के राजा जो है किसके हाथ में है? चोंगियाल के हाथों में थी। यह व्यवस्था कारगर साबित नहीं हो पाई, क्योंकि सिक्किम के राजा स्थानीय जनता की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को संभाल नहीं सके और सिक्किम की आबादी में एक बड़ा हिस्सा नेपालियों का था। नेपाली मूल के जनता के मन में यह भाव घर कर गया कि जो है चोंगियाल अल्पसंख्यक लेपचा और भूटिया के एक छोटे से जो अभिजन तबके का शासन उन पर लाद रहा है। और चोंगियाल विरोधी लोगों दोनों समुदायों के नेताओं ने भारत सरकार से मदद मांगी और भारत सरकार का समर्थन हासिल किया। ठीक है, किन लोगों ने? तो नेपालियों ने, और जो भूटानी लोग थे, लेपचा भूटानी लोग थे। ठीक है, भूटिया लोग थे। सिक्किम विधानसभा के लिए पहला लोकतांत्रिक चुनाव 1974 में हुआ और इसमें सिक्किम कांग्रेस को भारी विजय मिली। यह पार्टी सिक्किम को भारत के साथ जोड़ने के पक्ष में थी और सिक्किम विधानसभा ने पहले भारत के जो है सह प्रांत बनने की कोशिश की। और इसके बाद 1975 में अप्रैल में एक प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव में भारत के साथ सिक्किम के पूर्ण विलय की बात कही गई थी। तो अनुच्छेद 35 के तहत उसे सह प्रांत बनाया गया पहले, और 36 के तहत उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, इस प्रस्ताव के तुरंत बाद सिक्किम में जनमत संग्रह कराया गया और जनमत संग्रह में जनता ने विधानसभा के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी। भारत सरकार ने सिक्किम विधानसभा के अनुरोध को तत्काल मान लिया और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। चोंगियाल ने इस फैसले को नहीं माना और उनके समर्थकों ने भारत सरकार पर साजिश रचने और बल प्रयोग करने का आरोप लगाया। बहरहाल भारत संघ में सिक्किम के विलय को स्थानीय जनता का समर्थन हासिल था। इस कारण यह मामला सिक्किम की राजनीति में कोई विभेदकारी मुद्दा नहीं बन सका। ठीक है, क्योंकि वहां जनता का सपोर्ट भारत के साथ था। ठीक है, तो ये है आपका समस्या। ये जो है कहानी किसके साथ थी? सिक्किम के साथ थी। ठीक है, हम लोग थोड़ा गोवा के बारे में भी देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग गोवा की मुक्ति को देखते हैं। हालांकि 1947 में भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का खात्मा हो गया था, लेकिन पुर्तगाल ने गोवा दमन दीव से अपना शासन हटाने से इनकार कर दिया था। किसने? पुर्तगाल ने। यह क्षेत्र 16वीं शताब्दी से ही औपनिवेशिक शासन में था
अपने लंबे शासनकाल में पुर्तगाल ने गोवा की जनता का दमन किया था। उसने यहाँ के लोगों को नागरिकों के अधिकारों से वंचित रखा और बलात् धर्म परिवर्तन कराया, मतलब यहाँ पर लोगों को बलपूर्वक ईसाई बनाया गया। आजादी के बाद भारत सरकार ने बड़े धैर्यपूर्वक पुर्तगाल को गोवा से अपना शासन हटाने पर रजामंद करने की कोशिश की। गोवा में आजादी के लिए एक मजबूत जन आंदोलन चला। इस आंदोलन को महाराष्ट्र के समाजवादी सत्याग्रहियों ने बल प्रदान किया। आखिरकार दिसंबर 1961 में भारत सरकार ने गोवा में अपनी सेना भेजी। 2 दिन की कार्यवाही में भारतीय सेना ने गोवा को मुक्त करा लिया। गोवा और दमन दीव संघ शासित प्रदेश उस समय बनाए गए थे। अब बाद में गोवा को जो है 1987 में राज्य बनाया गया था, अरुणाचल प्रदेश और आपका मिजोरम के साथ में। जल्दी ही एक और समस्या उठ खड़ी हुई। महाराष्ट्रवादी जो है क्या कहते हैं, वहां एक पार्टी थी, उसका नाम था गोमातंग पार्टी के नेतृत्व में एक तबके ने मांग रखी कि गोवा को महाराष्ट्र में मिला दिया जाए, क्योंकि यह मराठी भाषी क्षेत्र है। बहरहाल बहुत से गोवावासी गोवानी पहचान और संस्कृति की स्वतंत्र जो है अहमियत बनाए हुए थे, जाना चाहते थे। कोंकणी भाषा के लिए भी इनके मन में आग्रह था। इन तबके के नेतृत्व यूनाइटेड गोवन पार्टी ने किया और 67 में के जनवरी में केंद्र सरकार ने गोवा में एक विशेष जनमत सर्वेक्षण कराया। इसमें गोवा के लोगों ने से पूछा गया कि आप लोग महाराष्ट्र में शामिल होना चाहते हैं अथवा अलग बने रहना चाहते हैं। ठीक है, इस मसले पर सरकार ने जनता की इच्छा को जानने के लिए जनमत संग्रह जैसी प्रक्रिया अपनाई। अधिकतर लोगों ने महाराष्ट्र से अलग होने के पक्ष में मत डाला। इस तरह गोवा संघ शासित प्रदेश बना और अंततः 1987 में गोवा भारत का एक एक स्वतंत्र राज्य बन गया और सबसे छोटा राज्य इस समय गोवा ही भारत का है। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो। ठीक है, तो गोवा कैसे भारत में लाया गया इसके बारे में भी बताया गया है, सिक्किम के बारे में बताया गया और भारत की 3 अलग अलग क्षेत्रों की समस्याएं, जम्मू कश्मीर की, पंजाब की और पूर्वोत्तर भारत की समस्याओं को भी इसमें बताया गया है इस चैप्टर में। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।